चलिए तो शुरू करें अब दुर्गेश। तैयार है सब? तो अब जो है आज हम लोग कहाँ 51 से देखेंगे। 51 का क्वेश्चन क्या है? सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, कौन सा? सूफीवाद। ठीक है, सूफीवाद के बारे में बोल रहा है कि ये कहाँ से इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? शिया और सुन्नी संप्रदाय के मतभेद को दूर करने का प्रयास करना था। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? सूफी began as a reform movement within Islam, aiming to bridge the difference between the Shia and Sunni sects. Where did it originate? ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये मतलब शिया और सुन्नी ये क्या है? इस्लाम का दो संप्रदाय है। इस्लाम में कई संप्रदाय हैं। ठीक है, जैसे शिया हुआ, सुन्नी हुआ, फिर शिया कई भागों में बटे हुए हैं, सुन्नी भी कई भागों में बटे हुए हैं। तो मुख्य रूप से शिया और सुन्नी के बीच ना इनका एक संघर्ष काफ़ी लंबे समय से चलता है, एक वैश्विक संघर्ष का। हाँ हाँ, शिया वगैरह जो रहते हैं, शिया मुसलमान सामान्य रूप से वो ईरान साइड जो होते हैं, और सुन्नी जो होते हैं उस समय, आजकल तो अब तो पूरा फैल गया है, कोई बात नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर वर्ग हर जगह। लेकिन जो जब स्टार्ट हुई थी लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई आज का नहीं, एकदम बहुत पुरानी, हजारों साल पहले स्टार्ट हुई, तो उस समय शिया वर्ग था कहाँ? इधर आपको ईरान तरफ, और सुन्नी जो था वो हो गया आपको सऊदी अरब में। ठीक है, उस साइड के जो मुसलमान थे वो सुन्नी वर्ग हुए। दोनों विचारधाराओं का अंतर है, हाँ, और कुछ नहीं है। तो सवाल है कि ये सूफीवाद कहाँ से शुरू हुआ था? सऊदी अरब, इंडिया, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। सूफीवाद कहाँ से शुरू हुआ था? सऊदी अरब, भारत, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। कंफर्म बोलिए। इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये कहाँ से हुआ था? ईरान से हुआ था। ठीक है, ईरान से हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्लास में इसका या नोट्स में विस्तार से जानिएगा। आईने अकबरी में अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी दिमाग में रखिएगा कि अबुल फजल के द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है, कभी मिलान करने दे देता है, या कभी दे देगा कि आईने अकबरी का लेखक कौन है, ये भी पूछ सकता है। अब है कि इसमें जो है, अब आईने अकबरी में अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया? हाउ मेनी सूफी ऑर्डर्स यानी सिलसिलेस आर मेंशन्स बाय अबुल फजल इन द आईने अकबरी? 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18। कितना किया है? हम्म, इसका सही जवाब है 14। ठीक है, इसमें से सबसे प्रसिद्ध कौन रहा? तो इनमें सबसे प्रसिद्ध रहा था उसमें चिश्ती हो गया, कादरी हो गया, साहिरवर्दी हो गया, हाँ, नक्शबंदी हो गया। ये सब जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा उस समय, ये सब काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हुमायूं का सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु से था। हुमायूं को सबसे बड़ी कठिनाई कहाँ से था? अफगान शत्रु से था, जो मुगलों के भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील था। क्योंकि मुगल के आने से पहले किनका शासन था? अफगानियों का ही शासन था। ठीक है,
एक तरफ हुमायूं का समकालीन अफगान नेता शेर खां था। हुमायूं का समकालीन नेता कौन था अफगान में? शेर खान, सबसे बड़ा नेता। नेता तो कई था, लेकिन जो प्रमुख नेता था। दूसरी तरफ हुमायूं का प्रमुख विरोधी बहादुर शाह था, यह भी अफगान से ही था। और ये जो है, इस सवाल यही है, बहादुर शाह कहाँ का शासक था? पंजाब, गुजरात, लाहौर, पुणे। ठीक है। हुमायूं फेस्ड हिज ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी फ्रॉम हिज अफगान एनिमीज who constantly tried to drive the Mughals out of India. On one side was the Afghan leader Sher Khan, and on the other his main rival Bahadur Shah. Bahadur Shah was the ruler of which region? बहादुर शाह कहाँ का शासक था? ये मुगल वंश का बहादुर शाह नहीं है, ये भी अफगान शासक है। ठीक है। तो सवाल यही है कि बहादुर शाह कहाँ का शासक था? पंजाब, गुजरात, लाहौर, पुणे। आप बताइए। गुजरात। सही जवाब है गुजरात। हाँ, गुजरात इसका सही जवाब। किस युद्ध के उपरांत हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर से मुगलों के हाथों से अफगानों के हाथों में आ गई या चले गई? ठीक है, जो भी कह सकते हैं। आफ्टर विच बैटल डिड द पावर ऑफ हिंदुस्तान वंस अगेन पास फ्रॉम द मुगल्स टू द अफगान्स? दोहरिया का युद्ध, चुनार का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। बैटल ऑफ दोहरिया, बैटल ऑफ चुनार, बैटल ऑफ कन्नौज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? कन्नौज। कहाँ है कन्नौज? कन्नौज कहाँ है? यूपी। ठीक है। कब हुआ था? 17 मई 1540। ये डेट भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। और ये क्यों युद्ध इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, हुमायूं हार गया और फिर शासन किसके हाथ में गया? शेरशाह के हाथ में गया। शेरशाह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? सासाराम बनाया था। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में, ठीक है, अकबर ने दक्षिण के राज्यों में कई राज्यों को जीता था। इनमें से किसे दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था? अकबर conquered several states in the south. Which of the following was considered the gateway to the south? अहमदाबाद, असीरगढ़, खानदेश। ठीक है, अहमदाबाद, असीरगढ़, खानदेश, ये कूट है। अब इनमें से बताना है किसको जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1 एंड 2। कौन सा होगा? खानदेश जो था उसको माना जाता था दक्षिण का प्रवेश द्वार। अभी का वर्तमान में खानदेश, हाँ, उधर ही है, महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, एक सेकंड।
ये अभी जो है, अभी ये आपको महाराष्ट्र पे है, ठीक है, दक्षिणी महाराष्ट्र के दक्षिण पठार में है, ठीक है। ये मुंबई से 300 किलोमीटर दूर है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और यहाँ पर जो है भीलों ने भी जो है प्रमुख विद्रोह किए थे, और 18वीं शताब्दी में यहाँ पे फिर मराठा शासन इसको अपने अंदर में ले लिया, ठीक है। पहले ये अहमदनगर के सुल्तानों के अधिकार में था। देखिए खान देश जो था ये पहले कहाँ था, ये अहमदनगर के, यही जो अहमदनगर है जिसको कि 1600 में अहमदनगर को अकबर जीता और 1601 में असीरगढ़ को जीता, ठीक है। और असीरगढ़ का किला को अकबर कहा जाता है कि सोना का कुंजी से खोला था, यानी सोच सकते हो वो कितना रिच स्टेट था, ठीक है। हाँ, तो पहले इसमें उन्हीं का जो सुल्तान था अहमदनगर का, उन्हीं के सुल्तानों का अधिकार था, फिर बाद में अकबर इनको जीता। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में किस शासक पर किया था? बाज बहादुर, उदय सिंह, रामचंद्र, इनमें से कोई नहीं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंपीरियल expansions against which ruler did Akbar launch his first attack in 1561 AD? साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 में किस शासक पर किया? बाज बहादुर सही जवाब है, समझे? बाज बहादुर सही जवाब था। और हमेशा बार बार बोले हैं जीएस में जो फर्स्ट आंसर माइंड में आता है वो ही 99% लेके चलिए कि वो आपका सही आंसर होता है, ठीक है। बाज बहादुर जो है ये कहाँ का शासक था? यही था मालवा का शासक। मालवा का इतिहास काफ़ी जो है संघर्षपूर्ण रहा है, ठीक है ना, मालवा का था। और ये बाज बहादुर पे जब ये जीता था तो इसी की शायद पत्नी का नाम था दुर्गावती या कुछ नाम था, ठीक है, जिसको कि अकबर जो है ये करना चाहा था। वो तो अलग हो गया, पद्मावती तो वो तो इसके समय में हो गया, ठीक है। ये जो है बाज बहादुर जो है ये कोई बहुत बड़ा बहादुर शासक नहीं था, जो सही बात है, ये नाम का ही जो है ना, ठीक है, रूपमती था इसका नाम। इसका जो नाम है, हाँ, इनका नाम था, इनकी पत्नी का रूपमती, ठीक है। और इसी को जो है रूपमती को जो है बंदी बना लिया गया था, ठीक है। जब बंदी बनाया तो बाज बहादुर जो है इसी में क्या हुआ था कि सुसाइड कर लिया था। जब रानी को बंदी बनाया और युद्ध का जो है इसमें युद्ध अटैक जो किया था ये किया था आदम खां और पीर मोहम्मद खां। आदम खां, हाँ, ये आदम खां और पीर मोहम्मद खां का सुनवाई में, ठीक है। तो ये अटैक का जो एक कारण है ये माना जाता है आदम खां का जो अटैक करने का, आदम खां रूपमती के कारण किया था ये, ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, रूपमती को मतलब कि अकबर जो है वो करवाया रूपमती के लिए,
और कहीं है अदम खान। हाँ, अलग अलग ये होता है, इस सब में कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह का दावा होता है। ठीक है। तो इसमें ये था कि इसका जो है ये कुछ इतिहास कुछ जगह पे है कि नहीं आदम खां ही रूपमती के लिए जो है किया, और कुछ है कि नहीं अकबर ही करवाया। और इसमें रानी रूपमती भी क्या की, जब देखा कि ये हार रहा है तो वो भी जहर खा ली थी। जब वो देखा कि ये जो है मतलब इसका पतन हो रहा है, तो वो जहर खा लिया था। और बाज बहादुर जो है यहाँ से भाग गया। ठीक है। और यहाँ से भागने के बाद जो है इसको मतलब कि इसको बाज बहादुर को जो है एक तरह कह सकते हैं कि इसका आगे क्या हुआ, इसका कोई अंतिम ये नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि युद्ध उसका मतलब मालवा से बाहर गया, पीछा किया गया मुगल सेना द्वारा, और युद्ध में ही वह चोटिल हुआ, और चोटिल के बाद जो है उनकी बाज बहादुर का मृत्यु हो गई। ठीक, इसलिए बोले थे कि इनका कोई खास विशेष हिस्टोरिकल नहीं है। इनका हिस्ट्री में महत्व सिर्फ दो ही कारण से है कि अकबर इस पर अटैक किया, और अटैक करने के पीछे कहीं ना कहीं अटैक भी उतना इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि इसके पीछे जो रानी रूपमती जो जहर खाई, तो इस वजह से थोड़ा इतिहास में इसका एक विशेष स्थान मिलता है। लेकिन इनका बाज बहादुर का कोई वैसा शासन में बहुत बड़ा ये नहीं रहा है, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव। अब भाग गया लास्ट में सेना छोड़ के, तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। वाइफ जहर खा ली है, ठीक है, उसके बाद भी वो भाग रहा है युद्ध करने के जगह पे, तो उसको और क्या कहा जाए। अब अगला है गुहलोत राजवंश के अंतर्गत मेवाड़ एक बहुत प्राचीन राज्य था। कौन सा राजवंश? गुहलोत। ठीक है, कौन सा राज्य? मेवाड़। ठीक है, जिसकी राजधानी नागदा थी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? नागदा। ये याद रखिएगा, मेवाड़ की राजधानी कहाँ? नागदा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। दिल्ली सुल्तानों के आक्रमणों के पश्चात नई राजधानी कहाँ बन गई? किसका? मेवाड़ का। ठीक है, अंडर द गहलोत डायनेस्टी मेवाड़ वाज ए वेरी एंशियंट स्टेट। ठीक है, विथ नागदा एज इट्स कैपिटल। आफ्टर द इन्वेशंस बाय द दिल्ली सुल्तान्स, व्हाट बिकम इट्स न्यू कैपिटल? ग्वालियर, अजमेर, चित्तौड़, इनमें से कोई नहीं। तो चित्तौड़ था, तो चित्तौड़ उसमें कौन सा था? थोड़ा सा करीब जा रहे। चित्तौड़ तो राजधानी का नाम था, राजवंश कौन सा था, क्या बोलता था? राज्य का नाम क्या बोलता था? इसका सही होगा चित्तौड़। क्या होगा? चित्तौड़। देखिए, गहलोत राजवंश में क्या था कि एक मेवाड़ जो होता है राज्य था। ठीक है, प्राचीन राज्य था, ये बहुत पुराना राज्य है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, और इसकी राजधानी पहले कहाँ थी? नागदा थी। जब दिल्ली में सुल्तानों का आक्रमण हुआ, तभी अपना नया राजधानी बनाया चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ क्या था कि ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से वो थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित था, आसपास राज्य। हाँ, ठीक है, और कई बार ये लोगों का जो है वहाँ राजपूतों का शासन रहा। कई बार राजपूतों का शासन हटा भी, लेकिन फिर ये लोग वापस जीत ही लेता था। ठीक है, रानी पद्मावती की जो कहानी है या हकीकत है जो भी है, उसी से रिलेटेड है। अब कुछ लोग इसको कहानी मानते हैं और कुछ लोग, कुछ इतिहासकार इनको रियलिटी, लेकिन सबूत ऐसे बहुत सारे हैं जो कि स्पष्ट करता है
कि ये सच्चाई है, लेकिन भारत का साथ दिक्कत क्या है कि यहाँ के इतिहास के साथ छेड़छाड़ बहुत हुआ। ठीक है, और हम लोग अभी भी जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कहिए कि 80% से ज़्यादा हिस्ट्री हम लोग उन इतिहासकारों द्वारा तैयार किया हुआ पढ़ रहे हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया या शासन किया। बात समझे? और या फिर उन्हीं के द्वारा या उन्हीं के द्वारा जो तैयार किया गया था, पोषित था, उनका ही हम लोग पढ़ रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस शहर के निकट जहां पनाह नगर बनवाया था? नियर विच सिटी डिड मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड द सिटी ऑफ जहान पना? आगरा, अजमेर, अहमदनगर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग पहले जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? मिला? आगरा। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दिल्ली के करीब बसाया था। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है? इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज द पुरुष सूक्ता मेंशन विच डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ द 4 वर्न्स फ्रॉम द कॉस्मिक बिगिंस बीइंग विराट? ठीक है, 8वां, 9वां, 10वां, 7वां। नहीं रहा, आ रहा। 10वां मंडल। ठीक है, इसमें कहा गया है और दसराग युद्ध। दसराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था। क्या? तो एक मंडल में एक ही बात का वर्णन होगा। वो 10 राजाओं का युद्ध एक मंडल में एक ही बात नहीं रहेगा, एक लाइन। देखिए वो क्या है, जैसे संविधान है तो कई भागों में बटा हुआ है ना, भाग 1, फिर भाग 1 में कई अनुच्छेद हैं, तो उसी तरह वेद भी कई मंडल में बटा हुआ है। जैसे गीता है वो 18 अध्याय में बटा हुआ है, हर अध्याय अलग अलग विषय पर है, तो उसी तरह ये भी है। समझे बात को? इसमें क्या कहा गया है कि जो इसके अनुसार क्या है, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ठीक है, ब्राह्मण परम के मुख से क्या हुआ है, ब्रह्मा। ठीक है, भुजा से कौन, क्षत्रिय। ठीक है, जांघ से वैश्य। ठीक है, और उसके बाद पांव से शूद्र। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है। इसके बारे में इसे कहा जाता है, अभी बहुत सारे इसका मजाक भी उड़ता है। ठीक है ना, इसका मजाक भी उड़ाया जाता है। वास्तव में होता क्या है ना कि ये इसको समझने की एक ज़रूरत है। ब्राह्मण का मतलब होता है सृष्टि से, संसार का रचना से,
यहाँ ब्रह्मा से मतलब है संसार से। तो संसार 4 चीज पे चलता है, ठीक है। सबसे पहला, अभी जैसे इसी के एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आपका जैसे वैज्ञानिक क्या किया, कोई हथियार बनाया, ठीक है। अब वो हथियार चलाने वैज्ञानिक जाता है, जो ब्रह्मोस बना रहा है वो चला रहा है नहीं, जो चला रहा है वो बना नहीं रहा, जो चला रहा है वो फिर बना नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए, चलाने के लिए फिर एक अलग हो रहा है, चलाने के लिए फिर एक अलग चाहिए, उसका अलग ट्रेनिंग होता है, सब कुछ होता है। जो बनाया है उसको चलाने कहिएगा, वो नहीं चला पाएगा बेचारा, वो बना के दे सकता है, वो दे सकता है, लेकिन चला लेगा इसका गारंटी नहीं है, ठीक है। अब राफेल बनाने में ही या फिर सुखई बनाने में, कोई भी जो होता है एयरक्राफ्ट, उसको बनाने में सभी तरह उम्र के वैज्ञानिक रहे होंगे, 50 साल, 55 साल, 60 साल, सब तरह। अब उसको कहिएगा कि आप बनाए हैं, सुखई को लेके जाइए और अटैक करके आइए, हो पाएगा? वो हो गया सच्चता। अब उसको चलाने के लिए भी एक समाज में एक ये चाहिए, जो वो चलाने वाला हुआ वह क्षत्रिय। अच्छा, अब सवाल ये है कि बनेगा कैसे? इसको बनाने, चलाने, मेंटेनेंस में भी तो खर्च है, सिर्फ उसको रखने में खर्च है। जैसे भी ये जो हो रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले भी कई ये कहता था ना कि भाई युद्ध करने से पहले, युद्ध शुरू करने के लिए भी एक प्रैक्टिस होता है, मेंटेनेंस का प्रैक्टिस होता है, और उसी में जो होता है बहुत देशों का हालत खराब हो जाता है। युद्ध तो बात की बात है, युद्ध में क्या खर्चा होगा, क्या नुकसान होगा, बात समझे? तो अब इसके लिए क्या चाहिए? इकोनॉमी। इकोनॉमी को कहा गया वैश्य। और अच्छा, कोई व्यक्ति का अगर जांग ये हो जाए, ठीक है, वो व्यक्ति बचेगा? आज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्यों घुटने पर आ गया? क्योंकि उसका जांग यानी इकोनॉमी उसका समाप्त है। इकोनॉमी नहीं है तभी बेचारा को हार मानने पर मजबूर होना पड़ा ना। ऐसा नहीं कि हथियार का कमी है, लेकिन बोले ना एक मेंटेनेंस का खर्चा। फिर दूसरा क्या है, युद्ध में लड़िएगा तो पब्लिक, पता चला कुछ दिन में श्रीलंका वाला हालत हो सकता था कि लोग सड़क पर आ जाता। भूखा व्यक्ति तो विद्रोह करता ही ना भाई। जब व्यक्ति को, आम आदमी को क्या मतलब है, अपना आम आदमी पहले अपना पेट देखेगा कि पहले पीओके देखेगा, कश्मीर देखेगा? जो वहाँ का आम आदमी है, उसका बच्चा अगर भूखा मर रहा है तो अपना पहले बच्चा का भूख देखेगा कि वो ये कहेगा कि रुको ना बच्चा, बेटा भूखे रहो 2-4 दिन, कश्मीर आ जाएगा। ये तो करेगा नहीं। इस वजह से क्या हुआ, वो घुटने पर आया। तो इसका रीजन क्या? इसलिए क्या होना चाहिए, जांग, यानी आपका इकोनॉमी सिस्टम, वैश्य यानी व्यापार करने वाला, आपका इकोनॉमी सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। बात समझे? नहीं तो आपके पास कितनों, आपके पास दिमाग है, कितनों हथियार है, 170 को काहे नहीं है, घुटने पर आने में देर नहीं लगेगा। सिर्फ आप बोल सकते हैं, चलाने में आप कितनों ये है। और चौथा है वैश्य शूद्र यानी सेवा करने वाला। अब मान के चलिए इन सब का जो है, युद्ध में सिर्फ जो होता है इतना सा। जैसे एक मूवी आई थी केसरी, देखे थे? उसमें एक व्यक्ति था जिसको काम दिया गया था पानी पिलाने का। कहने का मतलब वो भी एक जरूरी है ना, सेवा करने, शूद्र मतलब सेवा करने वाला। यानी कि जब कुछ आपका इन सब को मेंटेन करने वाला नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ वैदिक युग में यही था कि जो क्षमता था। अब मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था, ना कोई जन्म से ब्राह्मण होता था, ना कोई जन्म से क्षत्रिय होता था, ना कोई जन्म से वैश्य होता था, ना ही कोई। हाँ बिल्कुल, ये वैदिक युग में यही था। हाँ नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि यहाँ पर आ गया था, थोड़ा सा पतन हुआ, और वहाँ पर जो होता है वंश कहिए या
जन्म वाला सिस्टम हो गया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ठीक है। हाँ, ब्राह्मण एक पद का नाम है, ये आज भी एक डिग्री होता था। हाँ, यानी ज्ञान देने वाला या रचना करने वाला, जो किसी प्रकार का रचना करता था, रचयिता, ठीक है। हाँ, इसको क्या हुआ कि कालांतर में इसका मीनिंग गलत निकाल दिया गया, उत्तर वेदिक में गलत निकाल दिया गया। तो इसलिए कोई ये सोचे कि नहीं सिर्फ ब्राह्मण से ही समाज चल सकता, नहीं, सिर्फ क्षत्रिय से। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं डिफेंस सिस्टम, अभी जो ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसी में आप देख सकते हैं कि भाई हथियार उनके पास भी था, लड़ने का ताकत तो ऐसा नहीं कि उसके पास आर्मी कम है, सब कुछ था। दिक्कत कहाँ था? दिक्कत आ गया उसका ये दो सिस्टम में, उसके पास उसका इकोनॉमी डाउन है। अच्छा, इकोनॉमी क्यों डाउन है? क्योंकि ये वाला सिस्टम उसका डाउन है। एक व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन है, उसको मजदूर ही नहीं मिलेगा तो 100 बीघा जमीन से क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? समझ आई बात ना? एक व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन है, लेकिन उसके मजदूर, अगर मजदूर ही नहीं मिल रहा है उसको, तो कुछ कर पाएगा? वो 100 बीघा जमीन क्या करेगा? धड़े का धड़े रह जाएगा। तो या एक कोई कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वर्कर नहीं होगा, लेबर नहीं मिलेगा, तो कुछ निर्माण होगा? नहीं होगा। उसी तरह जो मान के चलिए जो ये हथियार वगैरह जो मेंटेन किया जा रहा था, इसमें छोटे छोटे जो लोग हैं जो इनमें दिन रात सेवा कर रहे हैं, वो भी तो जरूरी है। अच्छा, इकोनॉमी में ये जो वर्ग काम कर रहा है तभी ना इसका ये चल रहा है, या फिर ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो आप समझिएगा, आपका पाँव ही अगर कोई व्यक्ति का खत्म हो गया तो ना वो खड़ा रह सकता, वो घुटनों पे भी नहीं रह सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया समाज के लिए? ये हो गया। जैसे शरीर में आपका पाँव सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका पाँव ही नहीं तो आप चल ही नहीं पाएंगे, वो आप एक कदम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ये हो गया। फिर ये आपको स्थिर रखता है, ये सुरक्षा देता है, तब ये रचना कर पाता है या इसका रचना काम हो पाता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका रचना करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ऋग्वेद के प्रारंभ में कितने वर्षों का उल्लेख है? कितने वर्णों का होगा? यहाँ मिस टाइपिंग हुआ, कितने वर्णों का उल्लेख है, ठीक है। यहाँ पे वर्ष वही करे, वर्षों कैसे होगा? वर्णों होगा। कितने वर्णों का उल्लेख, हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी वर्न्स होगा, ठीक है, आर मेंशन इन द बिगिनिंग्स ऑफ द ऋग्वेद, ठीक है। 3, 4, 2, 6, 4 वर्ण है, ठीक है ना। इसका यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में 3 ही था, ठीक है। प्रारंभ में 3 था, ब्रह्मा, क्षत्र तथा विश्व। शूद्र का वर्णन नहीं था, वो बाद में आया। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कितने वर्णों का वर्णन है? तो 4। लेकिन अगर सवाल है प्रारंभ में, अगर प्रारंभ लग गया है तब 3 होगा। हाँ, प्रारंभ में, स्टार्टिंग पॉइंट में। हेरोडोट्स, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है आधुनिक हेरोडोट्स को? इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। किसका रचना किया? हिस्टोरिका नामक पुस्तक, ठीक है, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया। हिस्टोरिका में भारत का किस देश के साथ संबंध का वर्णन है? फारस, ये भी याद रखिएगा। ये पुस्तक इन्होंने कितने ईस्वी पूर्व में रचना की थी? हेरोडोट्स, नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, रोट द बुक Historica, in which the relations between India and Persia are described. In which century BC was this book written? 4th, 5th, 3rd, none of these. नहीं पता? 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में, 5th ईस्वी सेंचुरी। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों के नाम का उल्लेखनीय है। इनमें से कौन सा नाम उन तीनों में से नहीं है? मेगास्थनीज, डायमेकस, प्लिनी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से एक से अधिक, सॉरी, मोर ऑन।
कौन वाला? ए, ध्यान से पढ़िए। क्या सिकंदर के बाद के लेखकों में तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के बाद ही था ना, उसके बाद था। सेल्यूकस उसके समकालीन हुआ, उसको समकालीन भी कह सकते हैं, बाद भी बाद का भी कहिए, लगभग वो समकालीन मतलब वह एक साथ जो चल रहा है। हाँ, अब जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा समकालीन हुआ, अब कहिएगा विराट कोहली और सुमन गिल समकालीन हुआ, वो नहीं ना होगा। पिलिनी सही जवाब है, पिलिनी नहीं था। ठीक है, इसके जगह था, कौन था इसके जगह पर? इसमें था डायनोसियस। क्या था? डायनोसियस था, तीसरा प्रमुख राजदूत था डायनोसियस। ठीक है, ये सिकंदर के बाद ही आया है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में ही आया था। ठीक है, पिलिनी जो है ये एक ज्योग्राफी का जो भौतिक ये है, भूगोलविद है, ज्योग्राफी का ये राइटर है। हाँ, इसलिए इतिहास में इसका नाम नहीं मिलेगा, ज्योग्राफी में मिलेगा। ठीक है, और ये सब के बाद, सिकंदर के बाद मौर्य काल में ही सब आए हैं। ठीक है, अब ये कौन, ये मेगास्थनीज जो था, यही कौन सा पुस्तक लिखा है? इंडिका। ठीक है, जिसमें कितने भागों में बांटा है भारतीय समाज को? 7 भागों में, वहां याद रखिएगा। वैनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासन काल में भारत आया था। वैनसांग कब आया था? 7वीं सदी में हर्ष के शासन काल में। ठीक है, यह भी सवाल आ सकता है, वैनसांग कब आया? 7वीं सदी में। किसका शासन काल था? हर्ष। यहाँ ये 16 वर्षों तक रहा। कितना वर्ष तक वैनसांग भारत में रहा? 16 वर्ष तक। यह भी सवाल आ सकता है, इन्होंने कितने वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? वैनसांग, ठीक है, came to India during the किसका है region of हर्षा in the 7th century and stayed for 16 years. For how many years did he study at नालंदा यूनिवर्सिटी? 16 साल ये भारत में रहा। अब इसमें से जो है ये हर्ष के शासन काल में आया था, 16 में 14 साल वो वहीं रह गया, नालंदे में रह गया, फिर बाकी का भारत कब देखा वो? हाँ? क्या होगा, कितने वर्ष तक रहा था? 6 वर्ष रहा था। कितना रहा था? 6 वर्ष। फायान 14 वर्षों तक भारत में रहा था। वैनसांग कितना? और ये फायान 14। फायान 14 वर्षों तक भारत में रहा था। वो किस धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे? फायान स्टडी इन इंडिया फॉर 14 ईयर्स। ही केम टू स्टडी विच रिलीजन? वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इसमें कूट है, कूट के हिसाब से बताना है। हम्म, ये बौद्ध धर्म के लिए आया था। ठीक है, पहले सही जा रहे थे, बाद में गड़बड़ा गए थे। इसका आंसर हो गया ओनली 3, ओनली 3। ठीक है, इसको प्रिंस ऑफ प्रिलग्रिम्स, प्रिलिम्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्रिंस ऑफ प्रिलग्रिम्स। हाँ,
इनमें से किन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है? वेनसांग, युआन च्वांग, इत्सिंग। Who among the following is known as the Prince of Pilgrims? किन्हें कहा जाता है? अच्छा, ओ, हम एक्चुअली बता दे रहे हैं। एक्चुअली हम फायान जो है ना, ये हुआन सांग को कहा जाता था, लेकिन हम फायान वाले में आके बोल दिए। ठीक है, वो हुआन सांग में ही बोलना चाह रहे थे, लेकिन तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए थे। तो इसमें कौन सा आंसर होगा तब आपके हिसाब से? नहीं, इसका आंसर होगा सी नंबर होगा। वैनसांग का ही नाम है युआन चवांग। एक ही व्यक्ति का दो नाम है। ठीक है, वैनसांग का ही नाम है युआन चवांग। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इसका सही जवाब हो गया हाँ। ठीक है, ये जो है ना फायान जो है, फायान नहीं, इसको कहा जाता है वैनसांग जो है, इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, अब रचना आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस वर्ष क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया? ठीक है, किस वर्ष क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया और आते ही उसने शाह आलम और सुजाउद्दौला से संधि कर लिया? इन विच ईयर डिड क्लाइव रिटर्न्स एज द गवर्नर ऑफ बंगाल फॉर द सेकेंड टाइम एंड अपॉन अराइवल मेड ट्रीटीज विथ शाह आलम एंड शाह सुजाउद्दौला? ठीक है, शाह आलम एंड सुजाउद्दौला। ठीक है, किस वर्ष? मई 1764, जून 1765, मई 1765, जून 1765। मई 1765 सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद ये सबसे पहले किससे संधि किया? 12 अगस्त 1765 को किया शाह आलम से। 12 अगस्त 1765, और उसके बाद 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 को किसके साथ किया? सुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, सुजाउद्दौला के साथ। इन्हीं को कौन सा संधि कहा जाता है? हाँ, बनारस का संधि कब से होने लगा है? तभी मोदी जी नहीं थे कि बनारस का संधि होगा। बक्सर के युद्ध के बाद ये दो संधि हुआ। बात समझ में आई बात? हाँ, इसका इलाहाबाद, ये इलाहाबाद की प्रथम हो गया, ये इलाहाबाद की दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल के किस शासक के समय में प्रसिद्ध काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना घटी?
ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच बंगाल रूरल डिड द इनफेमस ब्लैक होल इंसिडेंट टेक प्लेस। ठीक, अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजू उद्दौला, सुजाऊ उद्दौला नहीं, सिराजू उद्दौला, दोनों अलग अलग हैं, इनमें से एक से अधिक। हम्म, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है सी नंबर, सिराजू उद्दौला। इसी के बाद क्या हुआ, बंगाल में कह सकते हैं कि पलासी का युद्ध का एक प्लेटफॉर्म बनना शुरू हुआ। ठीक है, हम बार बार क्या कहते हैं, जीएस में जो फर्स्ट आंसर दिमाग में आया वही रखिए कि वो 99% सही होगा। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला हो गया। और ये 20 से 21 जून 1765 का इसको घटना माना जाता। देखिए, ये एक ऐसा घटना है जो कि कुछ इतिहासकार इसको सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं। ये अंग्रेजों का ही, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा कोई घटना नहीं घटा था, अंग्रेजों का ये हाँ प्रोपगेंडा था, झूठा बात था। ठीक है, सॉरी 1756, 65 का 1756। ठीक है, 1756 में हुआ था। सिराजुद्दौला तो सल्ताबने में समाप्त हो गया था। हाँ, तो ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये झूठ है, ये सिर्फ ब्रिटिश लोगों का अपना प्रोपगेंडा है और कुछ नहीं। अब क्या है, अब इसके लिए जांच बैठाना होगा जिसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से हटाते हैं। इनमें से किन्हें कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द जैकाल ऑफ कर्नल क्लाइव? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका सही आंसर? मीर जाफर। मीर कासिम तो उसके खिलाफ विद्रोह किया था, अंग्रेजों के खिलाफ। मीर जाफर साइलेंट रहता था, जो बेचारा को कहता था। मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। बाद में फिर ये क्या हुआ कि दिमाग लगाया थोड़ा अंग्रेज से अलग होने का, तो अलग होने का दिमाग लगाया तो मीर कासिम को बनाया, लेकिन मीर कासिम और ज़्यादा दिमाग लगा लिया। वो अपना राजधानी कहाँ बनाया था मीर कासिम? बिहार में। बिहार में मीर कासिम अपना राजधानी कहाँ बना? मुर्शिदाबाद तो बंगाल में है, उसका बिहार से क्या लेना देना। बिहार में कहाँ बनाया था? मुंगेर बनाया था, वहाँ उसका अभी भी है, किला है। ठीक है, यहाँ यहीं पर इसका भी कारखाना भी शुरू किया था हथियारों का। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में शुरू हुई, जो कि 1772 ईस्वी तक प्रचलन में रही। द्वैत शासक का जनक किन्हें माना जाता है? द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल began in 1765 and last unit 1772. Who is considered the founder of this dual system? Leonis Curtis, Robert Clive, Warren Hastings, Lord Mayo.
कौन था? हम्म, कौन सा नंबर? लियोनी कार्टिश सही जवाब है। ठीक है। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। ये कब तक नवाब रहा? मुबारक उद दौला वाज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। अंटिल विच ईयर डिड ही रूल? 1770 से 74, 70 से 73, 70 से 75, 72 से 75। इम्पोर्टेंट नहीं है, बीपीएससी का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लाता है भूल गए? अच्छा, नहीं ये रहता है, ये तो सिंपल है। ये कोई इसको ये आप कैसे करे भाई? वो अंतिम नवाब था। प्रथम और अंतिम तो अक्सर क्वेश्चन में आता है। नाम मात्र का ही था, लेकिन था तो अंतिम ना। हाँ, कहने का मतलब हुआ कि इसके शासन के बाद क्या हुआ? अब पूरी तरह से बंगाल का शासन अब अंग्रेजों के हाथों में आ गया। ये था 70 से 75। छोटा था वो, बड़ा भी नहीं था। इनमें से किन्होंने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा की शुरुआत भू राजस्व की वसूली के लिए किया? Who among the following ended the dual system in Bengal and introduced the farming system और इजारेदारी सिस्टम फॉर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, मेयो। सही जवाब है इसका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। आप जिस अस्थाई बंदोबस्त आया था उसके समय में, समझे? अस्थाई बंदोबस्त था 86 से 96। रैयतवाड़ी, इजारेदारी, अस्थाई, वो अस्थाई था उनका। ठीक है। इसमें क्या होता था? इसमें वो कर वसूली का उसी को दिया जाता था जो सबसे अधिक जिला में बोली लगाएगा। जैसे आपको ये हम 5 लाख देंगे 10 तो उसके बाद आपको दे दिया कि तुम टैक्स वसूलो, तब स्वाभाविक बात है कि जो अत्यधिक बोली लगा के टैक्स वसूलेगा तो किसानों से क्या करेगा? कम तो लेगा नहीं, वो भी अधिक से अधिक टैक्स लगाएगा। बात समझे? तो नतीजा क्या हुआ? किसानों का आर्थिक स्थिति खराब होना शुरू हो गया। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या था? आज भी क्या है? कृषि है मुख्य व्यवसाय। उस समय सारे लोग किस पे डिपेंड थे? कृषि पे। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ? इंडियन लोग यहाँ इकोनॉमी रूप से वही जांग तोड़ने का तैयारी शुरू हुआ। और जब इंडियन लोग इकोनॉमी रूप से पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा तो आगे चल के आप उसके खिलाफ लड़ने के लिए हथियार खड़ा कर ले पाइएगा? देखिए कितना माइंड से गेम खेला। ठीक है। अब जब आपके पास है ही नहीं, आपके पास ना इकोनॉमी सिस्टम है ना डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, तो आपके पास क्रिएटिविटी सिस्टम भी रह पाएगा? या आपके क्रिएटिविटी का कोई वैल्यू रहेगा? कोई वैल्यू नहीं रहेगा। नतीजा क्या हो गया? पूरी तरह से इंडियन सिस्टम, इंडिया का जो सोशल सिस्टम था, सोशल इकोनॉमी सिस्टम, वो पूरी तरह से समाप्त करने का ये तैयारी था। समझे बात को? क्योंकि अंग्रेज जो आया वो बहुत लंबा समय का वो दिमाग में लेके आया। तो सबसे पहले उसका ये था कि अगर इंडिया का जो कल्चर है, तो वो लोग देखा कि यहाँ के कल्चर में ही इनका जो है ना कल्चरल सिस्टम में इकोनॉमी सिस्टम छुपा हुआ है। तो सबसे पहले इनका कल्चरल सिस्टम को तोड़ो, इसका कल्चरल को तोड़ो। उसके बाद इनका जो इन लोगों का जो यहाँ का सबसे बड़ा, इंडियन लोगों का सबसे बड़ा ताकत क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। ये इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा ताकत था, समझे? उसको वो तोड़ा, उसको अंग्रेज ही खत्म किया।
आज भी गांव में, आज से कुछ साल पहले अगर आप गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे जिनके, जैसे किसी छोटे व्यक्ति के पास अगर गाय है और किसी बड़े व्यक्ति के पास खेत है, तो वो क्या करता था, गाय का खाना दे देता था और कहता था कि हमको दूध दे देना। जब गाय दूध देगी, ना इसको पैसा लगा ना उसको पैसा लगा, दोनों एक नेचुरल। देखिए, गाय किसी प्रकृति द्वारा आया, वो खरीद तो रहा नहीं है, प्रकृति द्वारा ही, कहिए प्रकृति का एक भाग। खेती उसी तरह ये उपज किया। अच्छा, खेती में उसको क्या दे रहा है, अपशिष्ट पदार्थ, मतलब बचा हुआ। आप खेती किसके लिए करते हैं, अनाज के लिए ना, अनाज तो आप लेके आ ही गए। अब अनाज का जो वो कहिए कि बचा हुआ भाग है बेकार, उसको आप क्या किए, दे दिया और क्या कह दिया कि तुम हमको दूध खिला देना, ठीक है। अब ये भी क्या हुआ कि ठीक है, दूध खिलाया, दूध लगा, उसी में से कुछ दे दिया, तो दोनों का पॉकेट में क्या हुआ, रुपया बच गया। अब ये सिस्टम बंद हो गया। अब हम लोग का पॉकेट का रुपया किसके पास जाता है, जो मिल्क ब्रांडेड कंपनी है, अब उन्हीं के पास जा रहा है ना, मिल्क ब्रांडेड कंपनी के पास जा रहा है। गांव में भी है, अब गांव में भी जो है ना, वो पॉकेट दूध ही चलने लगा है धीरे अब है, खासकर इधर अपने बिहार में। अदर स्टेट में भी है, फिर भी अदर स्टेट में भी चल रहा है कृषि बचाओ। हम लोगों के यहाँ अभी भी वही बात है, यहाँ सारा चीज़ क्या हो गया, मशीनीकरण हो गया। तो अब है कि भाई पशुपालन हट चुका है। यही वजह है कि सरकार द्वारा लाख प्रयास के बाद भी आज भी जो किसानों की आय तो बढ़ रही है, बट इकोनॉमिक स्थिति सुधर नहीं है। तो रीजन यही है, क्योंकि आय बढ़ाने से नहीं होगा, बचत भी बढ़ाने से होगा। कहने का मतलब किसी का 10 रुपया से हम 20 रुपया आय बढ़ा दिए और खर्चा उसका 25 रुपया बढ़ा लिया वो अपना, तो कोई फायदा होगा जब तक वो बचत नहीं सीखेगा। अब दिक्कत क्या हो रहा है, गांव में सरकार आय बढ़ाते जा रहा है, लोग क्या कर रहा है, गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या कर रहे हैं, वो बचत का वो फॉर्मूला भूल रहा है। अब मशीनीकरण आया तो अब हम पशुपालन क्यों करें, सरकार जब खाद दे रही है तो हम गोबर का खाद क्यों बनाएं, यानी कि तो अब सरकार लाख फसल का दाम बढ़ा दे, बचत होगा नहीं। अब जब तक बचत नहीं होगा तो उसके अकाउंट में रुपया तो जाएगा, अच्छा खासा मोटा रुपया, बट इकोनॉमिकल स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेविंग ही नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि सरकार द्वारा लाख प्रयास करने के बाद भी आय तो वृद्धि होगी, बट आर्थिक स्थिति में उस हिसाब से सुधार नहीं हो पा रही है। इसका रीजन यही है। चलिए, अब अगला है, क्लाइव के समय में भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, इसे हेस्टिंग्स ने बढ़ाकर कितने वर्ष का कर दिया था। ड्यूरिंग क्लाइव्स टाइम्स लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स वेयर एनुअल। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड हेस्टिंग्स इंक्रीज दियर सेटलमेंट पीरियड। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। सवाल पेचीदा है, लेकिन आजकल बीपीएससी ऐसे ही एक्सरे करके लाता है। बताइए। 5 वर्ष के लिए किया था। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने किस वर्ष एक 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसे 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया था। इन विच ईयर डिड गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस इम्प्लीमेंट ए 10-year settlement which was later converted into permanent settlement in 1793। 1790, 1789, 86, 1784।
इसका ए आंसर होगा 1790। 90 में लाया था, 3 साल के बाद फिर इसको 10 वर्ष के लिए फिर इसको क्या किया गया, इसको कहा गया कि इसको परमानेंट बना दिया जाए। तो उस समय नाम रखा गया था 10 वर्षीय बंदोबस्त। फिर जब चूंकि परमानेंट कर दिया तब इसका नाम कर दिया गया अस्थाई। अब यह अस्थाई हो गया। ठीक है। किस वर्ष कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिलों में लागू किया गया था? इन विच ईयर थ्रू द एफर्ट्स ऑफ कैप्टन रीड वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द बारामहल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु? ये याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तमिलनाडु के बारामहल जिलों में। एक फैक्ट ये भी याद रखना है। अब ईस्वी पूछ रहा है 1790, 1793, 1792, 1799, 1790, 93, 92, 99। रैयतवाड़ी तो पहले ही लागू हो गया था, तीनों कैसे आप जोड़ रहे हैं? वो तो ये कैसा तर्क है? ये हुआ था 1792। ठीक है। ये तमिलनाडु का बारामहल में सबसे पहले लागू किया गया। फिर ये जो है कह सकते हैं कि अभी का तमिलनाडु तभी मद्रास था, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तीनों मिला के। फिर बम्बई, बम्बई का मतलब हो गया महाराष्ट्र आज का, उस समय का ये महाराष्ट्र का महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, ये संपूर्ण हो गया। उसके अलावा पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल यानी कि समझ रहे पूरा का पूरा, पूर्वी बंगाल में उस समय पूरा उस बांग्लादेश असम ये सब आ गया। ठीक है। उसके बाद असम, कुर्ग ये सब में भी जो है इसको लागू किया गया। ठीक। उस समय जो है ना, ये उस समय इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत का 51%, कितना, 51% क्षेत्र आता था उस समय रैयतवाड़ी में, आधा से ज्यादा। सबसे बड़ा व्यवस्था था इसके। फिर अस्थाई में था, फिर इसमें था क्या कहते हैं ये वाला इजारेदारी वाला। समझे? दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में ईस्वी में भारतीयों की वार्षिक आय का अनुमान 20 रुपया लगाया था। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है, याद रखिए कि दादा भाई नौरोजी ने कब भारतीय का वार्षिक आय का अनुमान लगाया था? तो 1867-68। ठीक है। और कितना रुपया लगाया था? 20 रुपया। ठीक है, वार्षिक था ये। लॉर्ड कर्जन ने 1901 समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान लगाया था? 15, 30, 40, 50? इसका है 30 रुपया, जो कि आजकल चाय में उड़ जाता है। क्या एक कॉफी पीने जाए तो 30 रुपया में भी नहीं हो पाएगा, है ना? ये हाँ, लॉर्ड कर्जन। अच्छा, दादा भाई नौरोजी पहला राष्ट्रवादी नेता माना जाता है जिन्होंने भारतीयों की राय का अनुमान। हाँ। कानपुर में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 5 जून को हुई थी। ठीक है, कानपुर में 1857 का विद्रोह को शुरुआत कब हुआ? 5 जून को। यहाँ पर विद्रोह में इनमें कौन शामिल था? यहाँ पर जो है कौन शामिल था? द रेवोल्ट इन कानपुर began on June 5, 1857. Who among the following were involved in the revolt? तात्या टोपे, नाना साहब, धोंधू, पंत। किनका?
इसका सवाल का जवाब हो गया सी नंबर तीनों। ठीक है, अब नेक्स्ट है, दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह के नेतृत्व को प्रदान किया। किसके सहयोग से, ये भी याद रखिएगा, बख्त खां। ठीक है, 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने कहाँ अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। ठीक है, इन दिल्ली 82 ईयर ओल्ड बहादुर शाह विद द सपोर्ट ऑफ बख्त खां टुक लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट ऑन 20 September 1857। वेयर डिड बहादुर शाह सरेंडर बिफोर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट WSR हडसन। लाल किला में, हुमायूं के मकबरे में, शाहजहां के मकबरे में, इनमें से कोई नहीं। हुमायूं के मकबरे में किया था। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, जहां बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह के नेतृत्व को प्रदान किया। बेगम हजरत महल पराजित होकर रंगून चली गई, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। Which of the following statements is false? The revolt in Lucknow began on June 4, 1857, where Begum Hazrat Mahal declared her minor son Birjis Qadir as Nawab and attacked the British residency in Lucknow. After Lucknow began, Begum Hazrat Mahal, along with Maulvi Ahmadullah, also led the revolt in Shahjahanpur. Begum Hazrat Mahal, after being defeated, went to Rangoon, where she died anonymously. कौन सा गलत है? क्या आपका क्या है कहना? लखनऊ में 4 जून वाला ही स्टेटमेंट गलत है, उसके साथ साथ 3 नंबर गलत है, ये इसका कहना है। तो लखनऊ में कब हुआ था? 10 में कब हुआ था? 10-11 मई को हुआ था। 10 मई को अवध में वैश्विक विद्रोह हुआ, 11 मई को सब हुआ था। अच्छा, ठीक है। और उसके बेसिस पे यहाँ 4 जून है, तो ये कह रहा है गलत है। आप अपना बताइए ना। हमको वो डेट याद नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन बेस्ट में ओनली 3 है, तो उसके साथ आ रहा है 4 जून वाला। बाकी स्टेटमेंट को ठीक लगा, उसके पुत्र को नवाब घोषित किया, तो लखनऊ से वो डेट का है, आदेश डेट हो सकता है किसी और को। देखिए, इनका कहना सही है। ठीक है, हिस्ट्री का है कि सही रहेगा। हाँ, 4 जून 1857 को नहीं हुआ था, ये हुआ था कब? 30 मई 30 मई 1800। अरे इसका ये है, एक सेटिंग होता है। हाँ, 30 मई 1857। ठीक है, इसको ये विद्रोह हुआ था, ये सही है। बाकी इसमें ये सब सही है, सिर्फ ये डेट गलत है, बाकी ये सारा पॉइंट सही है।
फिर उसके बाद क्या किया, ये शाहजहांपुर में भी ये विद्रोह शुरू कर दिए थे। ठीक है, बेगम हजरत महल फिर क्या हुई, कहाँ चले गई, रंगून नहीं गई, कहाँ गई, नेपाल गई। और नेपाल में ही इसका क्या हुआ, 1879 में मौत हो गया, जिसका कोई कारण किसी को नहीं पता। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा, असत्य कौन कौन है, 1 और 3। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी ए गायब कर दिया है सेट करने वाला। अब है नेक्स्ट, इनमें से कौन अपनी पुस्तक 1857 में सावरकर के मत से सहमति व्यक्त करते हुए विचार व्यक्त किया कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के लिए रूप में शुरू हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। जैसे कि अंग्रेज लोग क्या कहते थे कि वो सैनिक विद्रोह था 1857 के संग्राम में को, सावरकर पहला व्यक्ति था जो कि कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम था, ये राष्ट्र विद्रोह था। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि उसके विचार को, ठीक है, कौन अपनी पुस्तक 1857 में सावरकर के मत से, सावरकर का पुस्तक का क्या नाम था, नहीं सावरकर के पुस्तक का क्या नाम था, मैं ये पूछा। क्या नाम था, हम्म, क्या था उनके बुक का नाम, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये सही है। अब है कि उसमें सावरकर ने क्या कहा था कि भारत का जो 1857 का संग्राम था वो कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, वो स्वतंत्रता संग्राम था फर्स्ट। तो एक राइटर और था, कुछ राइटर उसका विरोध किया, एक राइटर और था जो कि अपना पुस्तक 1857 लिखा, उसमें भी वह सावरकर के मत का विचार को क्या किया, सहमति दिया। ठीक है, वो भी माना कि हाँ ये बात सही, वो भी एग्री हो गया सावरकर से। तो इसमें सवाल है कि वो कौन था, आरसी मजूमदार, बेंजामिन डिज़रायली, एसएन सेन या इनमें से कोई नहीं। सही है, एसएन सेन थे। इनमें से किन्होंने 1857 के संग्राम के बारे में कहा था कि साम्राज्य का हर्ष और पतन चर्बीयुक्त कारतूसों के कारण नहीं होता है, इस प्रकार के पर्याप्त कारणों में संचित हो जाने की वजह से होता है तथा ये एक राष्ट्र विद्रोह है। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग said about the revolt of 1857 that the decline and fall of an empire does not happen due to great cartiges, but such results occur due to accumulation of sufficient causes, and this was a national revolt. सीले, बेंजामिन डिज़रायली, बीडी सावरकर, इनमें से कोई नहीं। बेंजामिन डिज़रायल, और ये कहाँ का था, ये ब्रिटिश लेबर पार्टी का जो है वहाँ का सांसद का सदस्य था। और लेबर पार्टी जो थे ये क्या थे, ये थोड़ा वो मतलब कि वो लिबरल विचारधारा के थे, तो वो अक्सर जो है वो पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करते थे। और चूँकि ब्रिटिश यहाँ पूंजीवादी विचारधारा के साथ शासन चल रहा था, कंपनी शासन, तो इस वजह से उसका जो है वो लोग विरोध भी करते थे। सैयद अहमद ने पेशावर पर 1830 में कुछ समय के लिए अधिकार कर अपने ही नाम के सिक्के चलवाए, लेकिन शीघ्र ही 1831 में इनकी मृत्यु हो गई। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ बना, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, पटना। इसका पटना। वहाँ पेशावर पर कब किया था, 1830। ठीक, और यहाँ पर वो क्या किया, अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। और 31 में इनकी मृत्यु हुई। फिर वहाबी आंदोलन का केंद्र बना पटना।
पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर लाल के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा? कूका आंदोलन। कहाँ? पश्चिमी पंजाब। जिसका उद्देश्य सिख पंथ में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करना था। भगत जवाहर लाल किस नाम से चर्चित थे? द कूका मूवमेंट began in western Punjab under the leadership of Bhagat Jawahar Lal, aiming to remove superstitions and evils from of the Sikh community. By what name was Bhagat Jawahar Lal popularly known? कुका साहिब, सियान साहब, बंदा बहादुर, इनमें से कोई नहीं। सियान साहब सर, हम्म, सियान साहब। सियान साहब सही जवाब है इनका, सियान साहब। चलिए, कूका आंदोलन के नेता राम सिंह कूका को सरकार ने रंगून निर्वासित कर दिया था। यहाँ उनकी मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? द लीडर ऑफ द कूका मूवमेंट राम सिंह कूका वाज एक्साइलेड बाय द गवर्नमेंट टू रंगून। इन विच ईयर डिड ही डाई देयर? 1884, 1882, 1885, 1888। ये नहीं, 84 क्या होगा? 1885। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में कहाँ हुआ था? नागपुर, पुणे, नासिक, नन ऑफ दीज। वेयर डिड द गडकरी रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन 1844? आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ में है? किनका? आरएसएस का नागपुर। नागपुर, नागपुर तो सुना है। नागपुर, दिल्ली, सतारा, नागपुर में होगी। सतारा, नागपुर है क्या सर? नहीं, इसका सही जवाब है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। तो इसमें कौन हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इसमें 3-4 तो था ना सर, गडकरी, उसके बाद सतारा, रामोशी, अलग अलग सब सर था। राजमहल की पहाड़ियों में स्थित जनजातियों ने पहाड़िया विद्रोह किया था। कहाँ पर किया था पहाड़िया विद्रोह? राजमहल की पहाड़ियों में। इनके खूनी संघर्ष से परेशान होकर किस वर्ष अंग्रेज सरकार ने समझौता कर इनके क्षेत्र को दामनी कोल क्षेत्र घोषित किया? द ट्राइब्स लिविंग इन द हिल्स ऑफ राजमहल लॉस्ट द पहाड़िया रेवोल्यूशन troubled by their bloody struggle. In which year did the British government reach a settlement and declare their areas as the Damni Koh region? 1778, 1780, 1777, 1785। क्या? क्या साल चला? लंबा जनजाति विद्रोह ज़्यादा शुरू होता होगा। स्पेलिंग सर वहाँ पे कोल है ना, वहाँ पे को होगा। दामिनी को, अच्छा, हिंदी में। यहीं पे ये हुआ है। इसका होगा ए नंबर 1778। हाँ जनजाति विद्रोह था, लंबा नहीं, भी बोल तो रहे हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ तक जो है हम लोगों का हिस्ट्री कंप्लीट है। अब यहाँ से आगे साइंस का है, अब इसका बाद में हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसका देखते हैं।